हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन बाय रूट। तो ये क्लास 10th आईसीएसई का है और इसके अंदर जो यूनिट है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, ये उस चैप्टर के अंदर ये उसका फर्स्ट चैप्टर है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। ठीक है। सो पहले तो यही है कि चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को बोरिंग लगता है कि हमें लगता है कि प्लांट्स तो लिविंग होते नहीं है। कई बार तो हमें यही लगता है कि प्लांट कौन सा कोई चल फिर रहे हैं या प्लांट्स कौन सा कोई बातें कर रहे हैं। तो हम यही सोचते हैं काफ़ी ज़्यादा। जब हम छोटे होते थे तो हमें यही लगता था कि प्लांट्स लिविंग नहीं है, बट प्लांट्स लिविंग होते हैं। प्लांट्स के अंदर भी सब कुछ वही प्रोसेसिंग है जो हमारी बॉडी के अंदर चलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और ये चैप्टर फर्स्ट है प्लांट फिजियोलॉजी का, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज फिजियोलॉजी, क्या होती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी देखो कि इट्स अ बायोलॉजी ब्रांच जिसमें कि हम मेटाबॉलिज्म ऑफ अ प्लांट देखते हैं। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जैसे हम लोग कैसे सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वैसे ही प्लांट की फिजियोलॉजी होती है, उसको प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या हो गया कि जितनी भी बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, वो सारी की सारी रिएक्शंस जो होती हैं वो मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से प्लांट के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और प्लांट सारे अपने काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जो है बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर आपने बड़ा इंपॉर्टेंट, जब हम छोटे होते थे तब से एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। इसके अलावा जो है ट्रांसपिरेशन है, काफ़ी कुछ है जो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम ये सारा स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो अब इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हो कि एक तो ये है कि प्लांट जो है वो कैसे अब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को। अब सिर्फ प्लांट को वाटर नहीं चाहिए, उसको मिनरल्स भी चाहिए क्योंकि उसको फूड भी बनाना है अपना। ठीक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा करोगे। और उसके बाद जो है रूट्स कैसे हेल्प करती हैं प्लांट्स की उनको फूड और वाटर को लेने में। इसके अलावा जो है प्रोसेसेस कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं अब्जॉर्प्शन के अंदर, रूट प्रेशर क्या है, एक्सेंट ऑफ सैप क्या है। तो दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स विच वी स्टडी, which we will study into this topic, plant physiology वाला जो ये यूनिट है ना। सो सबसे पहले हम अब बात करते हैं रोल ऑफ रूट्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। अब देखिए हमेशा हमें कहीं यही कहा जाता है कि हाँ भी अगर किसी चीज़ को कोई प्लांट है तो उसकी जो जड़ है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। प्लांट भी क्या है, कोई बिल्डिंग है या जो हमारा ह्यूमन बींग्स है, जो हमारी स्टडी का जो बेस है, शुड बी वेरी स्ट्रांग, मतलब रूट्स बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसी तरीके से जो प्लांट है, प्लांट के अंदर जो रूट्स हैं उनके भी मतलब काफ़ी ज़्यादा रोल होता है मिनरल्स को और वाटर को अब्जॉर्ब करने में। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ, क्यों ये जो है यहाँ इसके अंदर ये आ गया कि क्यों ज़रूरत क्यों है उसको, प्लांट को जो है मिनरल एंड वाटर की ज़रूरत क्यों है। ये पहले हम ये वाला यहाँ से कर लेते हैं। तो प्लांट जो है उसको पानी की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करनी है। और फोटोसिंथेसिस आपको कैसे पता, फोटोसिंथेसिस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी प्लस वाटर आएगा, और ये सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और ये सारा जुड़ के जो है इट विल फॉर्म्स द ग्लूकोज। अब ये जो फार्मूला है दैट इज ग्लूकोज, और इसके बाद ये 6 ऑक्सीजन बना देगा। ये तो बड़ी आराम से हमने जो बिल्कुल छोटे होते जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पढ़ा है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट ने अपना फूड तैयार करना है। तो ये रिएक्शन है। तो इसके अलावा यहाँ पे जो है सनलाइट की ज़रूरत है, क्लोरोफिल पिगमेंट की ज़रूरत है, और इन पिगमेंट की वजह से जो प्लांट है वो लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है और अपने फूड को तैयार कर रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद जो प्लांट को पानी चाहिए ट्रांसपिरेशन के लिए। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, अब जैसे मान लो कि प्लांट जो है वो काफ़ी हद तक पानी को अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है। अगर मान लो कि एक प्लांट की रूट है, ये नीचे रूट लगी हुई है। ठीक है। अगर ये 100% पानी नीचे से अब्जॉर्ब कर रही है, तो वो जो 100% पानी है उसका सिर्फ जो है मान लो कि 10% या 1% तक ये प्लांट ने अपने लिए यूज़ करना है। इसके अलावा वो सारा का सारा जो वाटर लॉस है, जो प्लांट है वो अपने पानी को लूज कर देता है, निकाल देता है एक्स्ट्रा पानी को। तो इस पानी के थ्रू जब वो सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है और पानी जो है ऊपर की तरफ जाता है, तो उसके साथ साथ उसके मिनरल्स भी जाते हैं। तो ट्रांसपिरेशन बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट जो है वो अपनी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर को लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और उसके बाद जो है इसी की वजह से हमें जो है बड़ा कूलिंग, हॉट वेदर के अंदर भी हम बड़ा कूल फील करते हैं, दैट इज ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन।
अब ये मैंने दो जगह बाई चांस ये ट्रांसपिरेशन लिखा गया है, एक्चुअली इट इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। अब तो प्लांट जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी होती है इस तरीके से। प्लांट की ट्रांसपोर्टेशन में मतलब जैसे रूट्स, पानी ऊपर जा रहा है, रूट्स के थ्रू पानी ऊपर जा रहा है, तो पानी अकेला नहीं जा रहा। ठीक है। उसके साथ काफ़ी सारे जो सॉइल के मिनरल्स हैं, दे आर आल्सो गेट अटैच्ड विद इनटू दैट वाटर, उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, और उसके बाद वो जाइलम एंड फ्लोएम इन सब के थ्रू जो है पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन, दैट हाउ द वाटर इज ट्रांसपोर्टिंग, हाउ द मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज द मैकेनिकल स्टिफनेस। अब मैकेनिकल स्टिफनेस क्या है? अब जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो रूट्स जो है प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, और इसी स्ट्रेंथ की वजह से जो प्लांट है उसमें जो है नीचे उसकी सॉइल के साथ उसकी पकड़ बनी रहती है। अब जैसे कई बार आप माउंटेन एरिया में देखते हो कि बड़े बड़े प्लांट हैं, वहाँ पे बारिश भी आ रही है कुछ है, बट वो जो पहाड़ है उनको रोका किसने हुआ? प्लांट्स के रूट्स ने रोका हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से ये मेनली बेसिकली दीज आर ऑल द रूल्स ऑफ सॉरी रोल ऑफ रूट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर, क्यों उसको ज़रूरत है, कैसे है। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक वो आता है कि अगर रूट्स इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, तो कुछ ना कुछ तो रूट्स के अंदर भी ऐसा कुछ होगा ना कि वो कैसे पानी के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। तो पानी की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना कैसे है कि इसके अंदर जो है काफ़ी सारा ह्यूज सरफेस एरिया होता है। अब ह्यूज सरफेस एरिया के अंदर क्या है, जैसे मान लो कि दिस इज अ प्लांट। ठीक है। अब ये उसकी प्राइमरी रूट हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद ये उसकी सेकेंडरी रूट हो गई, फिर ऐसे ये सेकेंडरी रूट है, फिर उसके बाद यहाँ पे टर्शरी रूट्स आ गई, फिर और उसके बाद आ गई। तो ऐसे प्लांट जो है, जितना बड़ा प्लांट होगा उतनी ज़्यादा उसका जो है वो रूट सिस्टम होगा और पूरा फैला हुआ होगा। ठीक है। और इस रूट्स के ऊपर भी देर आर छोटे छोटे रूट हेयर्स, ऐसे ऐसे रूट हेयर्स होते हैं जो कि प्लांट को बहुत ज़्यादा जो है वो पूरा कहते हैं कि उसको पूरा ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है। जितनी ज़्यादा रूट्स, मतलब प्लांट जो है वो एक एक कण से, एक एक छोटे छोटे जो कण होते हैं वहाँ से भी प्लांट पूरे पानी को अब्जॉर्ब करता है। दैट इज ड्यू टू दिस रूट हेयर्स। क्योंकि ये जो रूट हेयर होते हैं इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि इनकी वॉल्स बड़ी थिन होती हैं। तो वॉल्स थिन है तो जिसकी वजह से बड़े आराम से पानी जो है वाटर या जो मिनरल्स हैं वो बड़े आराम से एंटर करते हैं इसके अंदर इन थिन रूट्स के थ्रू। ठीक है। और इसमें न्यूमरस बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है रूट हेयर्स होते हैं, और वो जो रूट हेयर होते हैं जितने ज़्यादा प्लांट की ये जो सारी फैली हुई होगी, मतलब ये जो जड़ें फैली हुई होगी दूर तक, जितनी ज़्यादा दूर तक जाएंगी, जितने उसके रूट हेयर्स होंगे उतनी ज़्यादा जो है प्लांट की ग्रोथ होगी। ठीक है। सो ये सारे कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि किस तरीके से ह्यूज सरफेस एरिया है। ठीक है। अब कई बार आप रूट्स में भी क्वालिटीज होती हैं, कई बार आप देखते हो कि कोई छोटा प्लांट है तो छोटे प्लांट की रूट बड़ी छोटी सी होती है। कई बार आप घास वगैरह देखते हो तो घास ऐसे उखाड़ो तो बड़े आराम से उखड़ जाती है। बट वही अगर कोई बड़ा कोई प्लांट है, कोई रोज का प्लांट है या थोड़ा जो है और वुडी प्लांट है, तो आप उसको नहीं उखाड़ सकते, है ना। ट्रीज की आप देखते हो, बड़ी ट्रीज की बड़ी दूर दूर तक जड़ें जाती हैं। तो जितनी ज़्यादा जो है रूट्स स्ट्रांग होगी एक प्लांट की, उतना ज़्यादा जो है पानी की एब्जॉर्प्शन होगी, उतने ज़्यादा मिनरल की एब्जॉर्प्शन होगी, उतना ही ज़्यादा जो प्लांट है वो ग्रोथ करेगा। ठीक है। तो इसलिए यही चीज़ अब मैं हमेशा जो है अपनी स्टडी को रिलेट टीचिंग को रिलेट करती हूँ आपके स्टडी एग्जाम्पल्स के साथ, कि जैसे नॉर्मल रूटीन में हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। वही बात है कि अगर हम पढ़ाई के अंदर भी अगर हमारा बेस स्ट्रांग है ना, किसी भी चीज़ को लेके आप उसको अच्छे से थॉरली पढ़ रहे हो, तो उसके लिए फिर बड़ी दूर तक हम जो है स्ट्रांगली ये कह सकते हैं कि ग्रोथ करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमारी स्टडी की जो रूट्स हैं दैट शुड आल्सो बी स्ट्रांग, है ना। सो अब ये हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट है, कैसे वो बता रही हैं कि कैसे पानी को एब्जॉर्ब करना है या कुछ भी है ना। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, तो अब थिन वॉल हो गया, ये तो मैंने बता दिया आपको, है ना। तो अब जो है नेक्स्ट, अब कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। पानी हमें पता चल गया, वाटर जरूरी है, हमें पता चल रहा है मिनरल जरूरी है, तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेस इसके अंदर भी होते हैं। तो इनके प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जैसे मान लो कि
इम्बाइबेशन है, ठीक है, फिर डिफ्यूजन है, फिर ऑस्मोसिस है, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, टर्जिडिटी है। तो दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विद द प्लांट्स। तो अब रूट का जैसे मैंने बताया था कि रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है। अब रूट है तो एक सेल ही है ना। अब सेल की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब जो कोई भी सेल है उसकी मेम्ब्रेन भी तीन टाइप की होती है, ठीक है। एक तो होते हैं परमिएबल, एक होती है सेमी परमिएबल, ठीक है, और एक होती है इम्परमिएबल। तो ज्यादातर क्या होता है कि जितने भी ये जो सेल वॉल है मतलब ये जो प्लांट रूट के ऊपर जो सॉरी रूट सेल के ऊपर जो सेल वॉल होती है वो काफी ज्यादा थिन एंड परमिएबल होती है, ठीक है। मतलब ये काफी ज्यादा परमिएबल है। परमिएबल का मतलब है कि ये सबको अलाउ कर देती है कि भैया सारे आ जाओ, है ना, कि कोई भी ना रुके। फिर उसके बाद सेमी परमिएबल, फिर उसके बाद इम्परमिएबल। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके साथ मैं एग्जांपल देती थी हमारे स्कूल के गेट का, है ना। अब जैसे स्कूल का गेट है, अब स्कूल के गेट पे यहाँ पे गेट कीपर बैठा है तो ठीक है उसने चेक करना है, बट पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स सारे के सारे यहाँ पे अलाउ है कि सारे के सारे आ सकते हैं। तो वो हो गया परमिएबल, ठीक है। फिर उसके बाद सेमी परमिएबल में क्या हो गया, सेमी परमिएबल के अंदर जो ऑफिस है, प्रिंसिपल का ऑफिस है, वो सेमी परमिएबल है। वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्टिवली जाएंगे कि हाँ भी कि प्रिंसिपल अलाउ करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। तो वो सेमी परमिएबल वॉल हो गई कि पेरेंट्स ने जाना है या स्टूडेंट ने जाना है या टीचर ने जाना है, तो दैट इज विद द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल। एंड लास्ट में जो क्लासरूम आता है, तो क्लासरूम में क्या है, क्लासरूम के अंदर जो है पेरेंट्स नहीं जाके बैठ सकते, ठीक है, पीटी मीट के अंदर ही अलाउड होते, तो वो इम्परमिएबल हो गया। तो एक छोटा सा एग्जांपल था इन चीज़ों को समझने का कि जब हम कोई किसी एग्जांपल से किसी चीज़ को समझते हैं तो वो हमेशा याद रहता है। तो परमिएबल जो है, अब जो प्लांट की जो सेल है, सेल वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है और परमिएबल है। तो ये क्या कर रही है, ये हर किसी चीज़ को अलाउ कर रही है, पानी है, मिनरल तो ये सबको अलाउ कर रही है, पानी है, मिनरल है ना, और सारा कुछ पानी के अंदर डिजोल्व हो रहा है, तो ये सबको अलाउ कर रही है। तो ये परमिएबल हो गई। इसके बाद और अंदर जाएंगे तो वो सेमी परमिएबल हो जाता है ना। तो वो कंडीशन के हिसाब से कि प्लांट को क्या चाहिए या सेल की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो है मतलब सेल की स्ट्रक्चर का हो गया कि जो रूट सेल है उसकी स्ट्रक्चर में कैसे है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें इन प्रोसेसेस की, ये तो मैंने बता दिया ना कि मेम्ब्रेन्स होती हैं या कुछ है, तो ये तो वो हो गया। अब उसके बाद जो बात हो रही है प्रोसेसेस की, है ना। तो प्रोसेसेस देखो कि प्रोसेसेस जो है वो कैसे इन्वॉल्व हो रही है इसके अंदर। अब सबसे पहले है इम्बाइबेशन, ठीक है। अब इम्बाइबेशन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द लिविंग and the dead cell absorbs water by the surface attraction। कि सरफेस के ऊपर थ्रू होना है, सरफेस के अट्रैक्शन के थ्रू, मतलब सरफेस अट्रैक्ट करेगा पानी को और उसको एब्जॉर्ब कर लेगा अंदर की तरफ। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि जैसे रेनी सीजन आता है ना। रेनी सीजन के अंदर क्या होता है, रेनी सीजन के अंदर जो लकड़ी है वो हमेशा आप देखते हो फूल जाती है, ठीक है। जैसे मान लो डोर्स हैं, वुडन डोर्स हैं, तो वो बंद नहीं होते, फूल जाते हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है हमें, या फिर कोई लकड़ी वाला वो है। या फिर इसका और बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हो दाल, है ना। जैसे हम दाल जो है वो पानी में भिगो के रखते हैं, पानी में भिगो दिया, उसके बाद जो है वो फूल जाती है दाल, तो उससे क्या होता है उसको सॉफ्ट, जो उसका आउटर सेल वॉल है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो जिससे वो जो दाल है वो इजीली बन जाती है। अगर हम सीधा ऐसे बनाएंगे तो उसको टाइम लगेगा, ठीक है, बट ऐसे वो दाल जल्दी बन गई। तो दाल जल्दी क्यों बन गई, क्योंकि जो सेल का पार्टी जो वो सारी जो दाल थी उसने क्या किया, उसने पानी को अब्जॉर्ब कर लिया। पानी को अब्जॉर्ब करके वो जो दाल के दाने थे वो बड़े बड़े हो गए, स्वेलिंग हो गई उसमें, जैसे चने भिगो के रखते हैं, है ना। तो वो प्रोसेस भी इम्बाइबेशन का है। तो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है इम्बाइबेशन, तो इन दो एग्जाम्पल से समझिए। तो अब इसमें तो इम्बाइबेशन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो प्लांट है वो सरफेस के थ्रू पानी को अब्जॉर्ब कर रहा है, कि पानी कैसे अब्जॉर्ब होगा या कैसे क्या है ना।
सरफेस के थ्रू है। तो ये तो हो गया उसका इम्बाइबेशन। तो सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि पानी डायरेक्टली सरफेस से इन्वॉल्व हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है जी। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है आपका डिफ्यूज़न। सेकेंड पार्ट जो है दैट इज डिफ्यूज़न। अब ये देखो डिफ्यूज़न क्या होता है। अब डिफ्यूज़न जो है इट इज़ अ फ्री मूवमेंट। वैसे पहले मैं ये बता दूं कि जो प्लांट के अंदर मतलब मूवमेंट्स जो होती है ना, जो भी पानी वगैरह जो अंदर जा रहा है, वो दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर। एक तो होता है फिजिकल प्रोसेस, ये थोड़ा सा हट के बता रही हूँ, सॉरी, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये आपने किसी भी सेल वाले टॉपिक पे पढ़ा होगा। और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जो कंसंट्रेशन बेस्ड होता है। ये मैं बता रही हूँ कि ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है प्लांट्स का, सॉरी ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है पानी का या मिनरल्स का। तो वो दो टाइप का है ट्रांसपोर्ट, एक तो कंसंट्रेशन बेस्ड है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये जो है ये वो वाला है जिसमें प्लांट की खुद की एनर्जी लगती है, एनर्जी इन्वॉल्व होती है। ये पहले वाला जो है इसमें एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती, इसके अंदर एनर्जी इन्वॉल्व होती है। तो कंसंट्रेशन बेस्ड में ये सारा कुछ जो है आपका इम्बाइबेशन, ये सॉरी डिफ्यूजन हो गया या ऑस्मोसिस हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है कि जिसके अंदर प्लांट में अपनी कोई सेल की एनर्जी नहीं यूज कर रहा, वो सिर्फ कंसंट्रेशन बेस्ड है कि बाहर अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर वाली साइड पे कंसंट्रेशन कम है, तो पानी अंदर की तरफ एब्जॉर्ब हो रहा है, सारा कुछ। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसके अंदर सेल ने अपनी एनर्जी को यूज़ करना है। ठीक है। तो ये मैं टॉपिक जो है ये थोड़ा सा, ये मतलब इसी का पार्ट है। डिफ्यूज़न जो है वो इसी का पार्ट है, वो बीच में एंटर नहीं हो पाई वो स्लाइड जो है। तो आप थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लीजिएगा कि कैसे है ट्रांसपोर्ट, कैसे होना है। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं, पहले हमने बात की डिफ्यूजन की, ठीक है। अब हम बात, सॉरी इम्बाइबेशन की, अब हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन की कि डिफ्यूजन क्या है। अगर हम डिफ्यूजन देखें तो डिफ्यूजन में जो है आपका टॉपिक, डिफ्यूजन की डेफिनेशन है, इट इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज अ फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूल। एक्चुअली ध्यान डाइवर्ट हो जाता है जिस टाइम पे वो ऐसे करती है ना, 2 मिनट में। तो इट इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस, solute or solvent, from a higher concentration to a region of lower concentration when two are in direct contact। अब इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि हो क्या रहा है इसके अंदर डिफ्यूजन के अंदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ये रूट है, रूट हेयर है, ठीक है। यहाँ पे ये रूट की सेल है, ये दूसरी रूट की सेल है, ये तीसरी रूट की सेल है, ऐसे मतलब सेल्स पड़ी हुई हैं वन बाय वन। और रूट हेयर है जिन्होंने स्पेशली उसको लेना। अब ये ज़रूरी नहीं कि रूट हेयर एक के अंदर है, रूट हेयर सबके अंदर है, बट मैं यहाँ पे एक में एक दिखा रही हूँ, है ना। तो अब ये पूरा फुली ग्रोन रूट हेयर है, बाकी सबकी रूट हेयर छोटी छोटी हैं। तो अब क्या हो रहा है कि रूट हेयर जो है यहाँ से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है। अब देखो ये रूट कहाँ पे पड़ी हुई है, सॉइल के अंदर। अब सॉइल में यहाँ पे पानी भी है और इसके अलावा इसके अंदर मिनरल्स भी हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई, पानी के साथ मिनरल्स मिक्स हुए हैं सॉइल के अंदर। और हमें कोई सॉइल के अंदर मिक्सचर मिनरल मिक्स नहीं करने, वो ऑलरेडी नेचुरली है सारा कुछ, है ना। तो अब ये जो है मतलब हाई कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन जो है वो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन वो कहाँ पे एंटर करता है, अंदर वाली साइड पे, रूट्स के अंदर यहाँ पे एंटर करके। ठीक है। तो ये डिफ्यूजन हुआ फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, जब दोनों डायरेक्टली कंटैक्ट में आते हैं। इसी तरीके से हम रेस्पिरेशन भी जो हमारा है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने का भी प्रोसेस यही है कि बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, अंदर बॉडी के ऑक्सीजन कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ ऑक्सीजन आ रही है। ठीक है। तो ये जो है डिफ्यूजन हो गया। अब यहाँ पे अब ये अंदर कर गए, एंटर कर गए। अब इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो इस तरीके से डिफ्यूजन आगे आगे जो प्रोसेस है, एंडोस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस भी अभी आएगी। तो डिफ्यूजन जो है वो बेसिकली इस तरीके से चलता है। ठीक है। तो अब इसमें इसका बेस्ट एग्जांपल एक और भी आप देख सकते हो कि कई बार बुक में एक्टिविटीज दी हुई है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने पानी लिया और यहाँ पे एक थोड़ा सा आपने कुछ इंक वाला पार्ट रख दिया, ठीक, इंक रख दी छोटी सी एक टुकड़ा सा,
उसके बाद वो देखते हैं वो पानी में पूरा स्प्रेड हो रहा है, यहाँ यहाँ पे ज़्यादा डार्क कलर का पानी है जबकि दूर यहाँ पे थोड़ा कम डार्क पानी है, तो दिस इज डिफ्यूजन। ये और लास्ट में जब वो पूरा का पूरा ये घुल जाएगा तो सारा का सारा पानी सेम कलर में हो जाता है। तो ये आप एक्टिविटी उसके अंदर है आपकी बुक के अंदर, वो आप देख सकते हो, है ना। तो अब देखो कि डिफ्यूज़न जो है वो कैसे जो डिफ्यूज़न की हेल्प से प्लांट जो है वो वाटर और मिनरल को ले रहा है, दोनों जब डायरेक्ट कंटैक्ट में आए। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका डिफ्यूज़न। अब हम बात करते हैं आगे ऑस्मोसिस की। अब देखो, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अब डिफ्यूजन तो है ही है ना, तो अब इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। अब जो प्लांट्स हैं उसके अंदर क्या है, उसकी जो मेम्ब्रेन मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि सेमी परमिएबल है, बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन कम है। तो थ्रू दैट सेमी परमिएबल कंडीशन वो जो है ऑस्मोसिस के थ्रू पानी अंदर की तरफ एंटर कर रहा है। ठीक है, अब यही बात है कि ये तो डिफ्यूजन में भी था, बट होता क्या है कि ऑस्मोसिस अलग है प्रोसेस, वैसे कि हाँ भी वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब क्योंकि अब देखो ऐसा भी नहीं है कि हाँ भी जो प्लांट है वो लगातार, जैसे ये सेल पड़ी हुई है तो पानी लगातार अंदर एंटर करे जा रहा करे जा रहा करे जा रहा है ना, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम वो करेगा, वो एक स्वेलिंग जो उसकी सेल की है, जैसे हम रेजिन्स रखते हैं पानी के अंदर तो वो फूल जाती हैं, तो वो थोड़ा टाइम उसके बाद क्या होता है कि वो एक बैलेंस मेंटेन कर लेती है। ऐसा नहीं कि पानी लगातार जाए जा रहा है जाए जा रहा है, एक टाइम पे आके जो सेल है वो सेल को भी तो अपना ध्यान रखना है ना। तो अगर हम पानी लगातार उसके अंदर एंटर करता जाएगा तो क्या होगा, सेल तो वो ब्रस्ट कर सकती है, फट सकती है सेल, तो वो तो सेल का ही डैमेज है। तो उसने अपने आप को बचाने के लिए अंदर फिर काफ़ी सारे प्रेशर्स लगा देती है। तो पहले तो ऑस्मोसिस हमें क्लियर हो ही गया है ना। फिर अब प्रेशर कैसे लगता है क्या है वो अभी मैं बताती हूँ। अब जो ऑस्मोसिस है वो दो टाइप का है, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। अब एंडोस्मोसिस में क्या है, ये सेल थी, छोटी सी सेल थी, इसके अंदर पानी एंटर कर गया। ठीक है, जब पानी एंटर कर गया तो वो सेल फूल गई ऐसे। तो अब उसको पानी को एंटर कौन करने दे रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, वही अलाउ कर रही है कि हाँ भी, और वो सेल देख रही है कि मुझे पानी की ज़रूरत है कि नहीं है, मुझे मिनरल्स की ज़रूरत है कि नहीं है, अगर है तो ठीक है वो अब्जॉर्ब कर लेगी। तो सेल फूल गई, दिस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। अब इसी एंडोस्मोसिस वाली प्रोसेस को अगर हम ऐसे रखेंगे किसी नमक वाले पानी के अंदर इसी सेल को, तो वो फिर से सिकुड़ जाएगी, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, अंदर वाली साइड से कम है, तो ये बाहर वाली साइड पे वो जो है पानी वो आ गया। मतलब इसमें जो है ना आपको सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन देखनी है, वाटर मॉलिक्यूल्स की, है ना। तो पानी बाहर की तरफ आ गया, दिस इज कॉल्ड द एक्सॉस्मोसिस। तो ये वाटर की स्टोरी है सारी, कि वाटर किस तरीके से उसमें जा रहा है, सॉल्वेंट का होता है इसके अंदर। ठीक है, तो एंडोस्मोसिस और एक्सॉस्मोसिस दो टाइप की चीज़ें इसके अंदर आ गई। तो चलिए बच्चा पार्टी, अब ये जो ऑस्मोसिस है हम इसे एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि हमने ले लिया एक थीसल फनल। ये थीसल फनल होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होती है इसकी ऐसे। ठीक है, ये नीचे से थोड़ा ओपन ओपन होता है। तो थीसल फनल ले लिया, और उस थीसल फनल के नीचे हमने यहाँ पे जो है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। ठीक है, तो वो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो हमें जो एग होता है, एग उसकी जब बॉयल्ड एग होता है उसके अंदर से जो लेयर निकलती है पतली सी, तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, दैट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हमने वो मेम्ब्रेन लगा दी। अब इसके अंदर ये जो थीसल फनल है इसके अंदर हमने भर दिया शुगर सोल्यूशन, एंड यहाँ पे हमने भर दिया पानी। ठीक है, अब ये इसको ऐसे सेटिंग करके हमने इसको लगा दिया। अब इसमें ऐसा नहीं है कि एकदम से तो ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा या कुछ है, इट विल टेक टाइम। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल का कंसेप्ट है, देखो। अब इसमें क्या होगा कि थोड़े टाइम के बाद जब इसको इसको सेटअप रख दिया है ना, तो सेटअप देखने के बाद जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये देखा कि जो पानी का लेवल था, पहले शुगर का लेवल था यहाँ पे इनिशियल लेवल, बट थोड़े टाइम के बाद आफ्टर द सेटअप ये पानी का लेवल पहुँच गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि अब ये पानी, ये जो शुगर वाला है, इसने क्या किया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू
उसने अलाउ किया पानी को। अब क्योंकि सेमी परमिएबल है तो वो सिलेक्टिवली ऑब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि बाहर तो कंडीशन भी खैर पानी की है। उसने पानी को अलाउ किया कि हाँ भैया तू चला जा। अब उसने जब वो पानी ऊपर चला गया तो यहाँ पे जाके ये ऊपर इसका पानी का लेवल बढ़ गया। तो पहले नंबर पे तो देखा था कि इनिशियल लेवल से वो फाइनल लेवल चेंज हो गया हुआ है ना, पानी की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे जब इस पानी को टेस्ट कर किया गया तो वो स्वीट नहीं था, मीठा नहीं था, वो पानी नॉर्मल पानी था। ठीक है। तो उससे हमें ये पता चला कि किस तरीके से जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसने सिलेक्टिवली ऑब्जॉर्ब किया और ऑस्मोसिस के थ्रू, दिस इज एंडोस्मोसिस, क्योंकि पानी इसके अंदर एंटर कर रहा है तो एंडोस्मोसिस के थ्रू पानी यहाँ पे पहुंच गया। तो उसने जो है मतलब जो पानी है वो शुगर मॉलिक्यूल को नहीं लेके गया, सिर्फ पानी गया। ठीक है। तो इससे क्या पता चल गया, इट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, मतलब डाइल्यूट कंसंट्रेशन से कहाँ पे चला गया, टू अ लोअर कंसंट्रेशन जहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन कम है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को और ज़्यादा चेंज करके देखा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस शुगर सोल्यूशन को और ज़्यादा कंसनट्रेटेड कर दिया। और जब और ज़्यादा कंसनट्रेटेड कर दिया फिर यहाँ पे भी वही सेम रिजल्ट उनको वैसे ही मिला, क्योंकि ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो गया, सॉरी ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो गया, ये लेस कंसनट्रेटेड हो गया। बाहर वाले पानी के अंदर भी उन्होंने थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी, तब भी सेम रिजल्ट मिला। फिर उसके बाद बात आई कि ये तो ठीक है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। फिर जो है कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है कि भैया अगर हम कुछ और दूसरा यूज़ कर लेते हैं, मान लो कि हम मसलिन क्लॉथ यूज़ कर लें, है ना, या फिर हम मसलिन क्लॉथ यूज़ कर लें, या फिर हम कोई रबड़ शीट यूज़ कर लें, तो क्या होगा। अब देखो, जब रबड़ शीट यहाँ पे यूज़ की जाएगी ना इसके मुंह के ऊपर ऐसे यहाँ पे, तो रबड़ शीट क्या है, रबड़ शीट है इम्परमिएबल। ठीक है। अब इम्परमिएबल का मतलब है उसने तो किसी को भी अलाउ नहीं करना, ना पानी को ना किसी और चीज़ को, कि भैया नहीं, यू आर नॉट अलाउ। तो रबड़ शीट क्या हो गई, इम्परमिएबल हो गई, तो एक्सपेरिमेंट होगा ही नहीं, ये लेवल राइज ही नहीं करेगा। और अगर हम मसलिन क्लॉथ को लेके बैठ जाते हैं कि मसलिन क्लॉथ में, अब आपको पता है मसलिन क्लॉथ तो उसके बड़े बड़े जो है ऐसे मैश का जो साइज होता है उसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा खुला होता है मसलिन क्लॉथ। अब जब मसलिन क्लॉथ को यूज़ किया गया तो फिर से वो तो कोई डिज़ायर्ड रिजल्ट ही नहीं आया, पानी क्योंकि उसके बीच में स्पेस इतना ज़्यादा है, पानी तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है। तो जिससे एक अप्रोप्रिएट कंडीशन नहीं मिली। बट ये इसमें यही है कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस के अंदर सेमी परमिएबल का होना बड़ा ज़रूरी है, सेमी परमिएबल के बगैर बात नहीं बनेगी। ठीक है। तो ये तो हो गया एंडोस्मोसिस का प्रोसेस। और एग्जॉस्मोसिस हो गया कि जब आप किसी मतलब एंडोस्मोसिस, जैसे मान लो कि वही है रेजिन है जो हम उसमें रखते हैं हलवे में डालते हैं ना, उसी को अगर आप नमक वाले पानी में डाल दोगे तो वो फिर से सिकुड़ जाएगी, तो दैट इज एग्जॉस्मोसिस हो गया कि जिस टाइम पे एक सेल से पानी बाहर की तरफ निकल रहा है। जैसे मान लो कि अर्थवॉर्म होता है ना, अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म के ऊपर आप सॉल्ट डालोगे ना तो अर्थवॉर्म की बॉडी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। तो वो क्या हुआ, क्योंकि उसकी बॉडी से एग्जॉस्मोसिस हो गया, उससे पानी ज़्यादा निकल गया। तो इस तरीके से जो है ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया और उसके बाद ये फाइनली ये रिजल्ट हो गया, है ना। तो अब तो इसमें मतलब मेम्ब्रेन्स का इसका बड़ा ज़रूरी है समझना कि टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स कौन सी होती हैं, ये कैसे है। और इसके अलावा इसमें एक सोल्यूशन का समझना बड़ा ज़रूरी होता है कि सोल्यूशन क्या है, कैसे है। अब देखो सोल्यूशन की बात आई तो सोल्यूशन जो है वो बेसिकली 3 टाइप के सोल्यूशंस होते हैं। कौन कौन से हैं, वन इज हाइपोटोनिक, ठीक है, देन हाइपरटोनिक एंड देन आइसोटोनिक। 3 टाइप के सोल्यूशन है। अब देखो आइसोटोनिक क्या है, आइसो का मतलब कहीं पे भी पढ़ लोगे ना, आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है। जिसमें सॉल्यूट, जिसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है एंड द सॉल्यूट दोनों साइड पे सेम है। मतलब आप ये कह लो कि जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम हो गए ना, इक्वल हो गए, तो वो तो हो गई आपकी आइसोटोनिक। ठीक है जी। अब कहीं पे भी वर्ड आ गया हाइपर, तो हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, जैसे हाइपर टेंशन, बीपी हाई हो जाता है ना, तो अब उसमें क्या हो गया, अब इसमें सॉल्यूट होगा ज़्यादा, सॉल्वेंट होगा कम, हाइपरटोनिक के अंदर। और अगर आप हाइपो की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, सॉल्यूट होगा कम, सॉल्वेंट होगा ज़्यादा।
तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं कि किस तरीके से सेल जो है वो अपना चेंज करती है। अब अगर आइसोटोनिक के अंदर डाला हुआ है, ठीक है, तो सेल का साइज रहना सेम, कोई चेंज नहीं आएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उसको सेम साइज में रहेगा। और अगर आपने डाल दिया हाइपरटोनिक के अंदर, तो सेल का साइज हो जाएगा श्रिंक, ठीक है जी, छोटी हो जाए मतलब श्रिंक हो जाएगी। और अगर आपने डाल दिया हाइपो के अंदर, तो सेल ने एनलार्ज हो जाना है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि क्या है इसके अंदर, कैसा मतलब ये टर्म्स हैं, ठीक है। ये टर्म्स कई बार पेपर के अंदर आ जाती हैं और हम नॉर्मली हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये रूट्स को समझा करो, हाइपो, हाइपर, आइसो। आइसो मीन्स सेम, हाइपर मीन्स एक चीज़ ज़्यादा, हाइपो मीन्स कम, सॉल्यूट कम, सॉल्वेंट ज़्यादा, ऐसे, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा इस तरीके से कंसेप्ट। अब देखो कि अब नेक्स्ट बात हमारे दिमाग में क्या आती है कि ये जो ऑस्मोसिस है, ठीक है, ये कितने टाइम तक कंटिन्यू रहती है। क्या है कि अब क्या मान लो कि अगर एक सेल है, तो सेल जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल जो है वो पानी को अब्जॉर्ब कर रही है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो पानी को अब्जॉर्ब करे जा रही है, करे जा रही है ना, ऐसा नहीं है। वहाँ पे चेक लग जाता है। वहाँ पे चेक कब लगेगा कि जिस टाइम पे जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिकम्स इक्वल टू बोथ द साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अब आपको मैंने बताया ये मेम्ब्रेन है, इधर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मोर वाटर, ठीक है, इधर वाली साइड पे लेस वाटर। तो पानी ने इधर जाना है, तो पानी ने तब तक इधर जाना है जब तक कि दोनों साइड पे कंसंट्रेशन जो है वो सेम नहीं हो जाती। जैसे ही सेम हो जाएगी कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो रुकेगा। मतलब वो उतना वो आ गया कि मतलब एक स्टेज ऐसी आ गई जहाँ पे नो फर्दर ऑस्मोसिस अकर, जब दोनों साइड पे सेम सेम हो जाएगा तो वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया, और उसको रोका किसने, पानी जो है वो तो अब दोनों साइड पे सेम हो गया है ना। अब दोनों साइड पे जब पानी सेम हो गया, इक्वल उसमें आ गया, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे लग गया ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर, अब एक नई टर्म आ गई आपके लिए कि हाँ भी भैया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि इट इज़ अ मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी एक्सर्टेड टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट अच्छा गलत लिख दिया मैंने, टू प्रिवेंट द पैसेज, ये क्या होगा, पैसेज इनटू द सोल्यूशन, ये ना एक्चुअली ऐसे होगा, 2 मिनट, the passage into the solution when two are separated by semi permeable membrane, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, इट्स द मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी एक्सर्टेड टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, 2 मिनट, मैं ना इसको सही कर देती हूँ, थोड़ा टाइपिंग एरर आ गई इसके अंदर, 2 मिनट बस। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, समझ लेते हैं, कई बार गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर, बहुत कम प्रेशर है, दैट मस्ट बी एक्सर्टेड, जो कि एक्सर्ट हो रहा है टू प्रिवेंट, यहाँ पे देख लो है ना, टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ, prevent the passage of pure solvent into the solution। अब मतलब सेल के अंदर पानी एंटर कर रहा है, ठीक है, प्योर पानी अंदर जा रहा है, कोई ऐसी मिलावट वाला पानी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो गया, वो जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ वो अंदर से भी लग रहा है और बाहर से भी प्रेशर आ रहा है पानी का, तो इक्वलाइज हो गया दोनों तरफ। जब इक्वल प्रेशर होगा तो प्रोसेस रुकेगी, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ये होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ पे लग गया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जब लग जाएगा तो वो अपने आप ही फर्दर एंट्री को रोकेगा कि भैया बहुत अंदर कैपेसिटी बहुत हो गई है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कहीं आप किसी हॉल में बैठे हो है ना, हॉल में है, कोई फंक्शन चल रहा है, तो हॉल में जब अंदर सारी सीट्स कवर हो जाएंगी, सारा कुछ होएगा, तो वहाँ पे फिर गार्ड आ जाते हैं गेट के ऊपर कि भैया बस अंदर कैपेसिटी पूरी है, अब आप अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि अंदर जब जितनी ज़्यादा भीड़ होती जाएगी उतना ज़्यादा
सारा फंक्शन खराब हो जाएगा। तो उसी तरीके से सेल भी क्या करती है, सेल अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को भेज देती है कि भैया तू जा और तूने फर्दर एंट्री को रोकना है, ताकि और कुछ एंटर ना हो पाए अंदर, ठीक है। ताकि अब सेल को भी तो अपना ध्यान रखना है ना, सेल भी अब देखेगी कि भैया मैं कैसे रहूँ, कुछ भी है ना। तो दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इस तरीके से लगेगा। तो और उसके बाद जो है ये टोनिसिटी है। टोनिसिटी इज अ relative concentration of the solution that determines the direction and extent of diffusion is called the tonicity। कि जो चेक करेगी कि भैया डायरेक्शन ठीक है, पानी जो है जहाँ पे जा रहा है वो सही है, ऑस्मोटिक प्रेशर लग गया, तो वो टोनिसिटी में क्या हो जाएगा कि जो सेल है वो पूरी टोन फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया जो है ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ जी बच्चा पार्टी। अब जो है ऑस्मोसिस जो है इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना, कि अब ऑस्मोसिस में एक तो ये हो गया कि कोई भी रूट जो है वो हमेशा पानी के बाहर वाला जो रूट्स के बाहर वाला जो वो सोल्यूशन होता है वो हमेशा हाइपरटोनिक होता है, ठीक है। तो हाइपरटोनिक होने की वजह से क्या होगा कि वो प्लांट जो है वो पानी को अब्जॉर्ब करेगा ड्यू टू द एंडोस्मोसिस। उसने एंडोस्मोसिस के थ्रू पानी को अब्जॉर्ब कर लेना, और पानी तो एक प्लांट को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो है जो पानी एक प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है उस पानी की, अपवर्ड मूवमेंट है। और अपवर्ड मूवमेंट होने की वजह से ये सिग्निफिकेंस हो गया ना, तो अपवर्ड मूवमेंट होने की वजह से पानी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो अपने आप ही उसकी सारी जो रिक्वायरमेंट है वो प्लांट की पूरी होती जा रही है। इसके अलावा जो विद द हेल्प ऑफ एंडोस्मोसिस जो पानी जो सेल्स होती हैं वो हमेशा अपनी टर्जिड फॉर्म में रहती हैं, हमेशा वो पिचकती नहीं है, या वो जो है हमेशा जो है खुद ही अपने एक मेंटेन्ड फॉर्म में रहेंगी। उसके अलावा जो ऑस्मोसिस है वो रेडिकल की ग्रोथ या प्लूमल की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। जैसे कोई भी सीड है, सीड का रेडिकल वाला पोर्शन है जो रूट को बनाता है, प्लूमल वाला पोर्शन है जो स्टेम को बनाता है, तो उसके अंदर भी हेल्प करता है ये, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारी जो प्लांट की सेल्स जो हैं जो मूवमेंट शो करता है प्लांट, जैसे लीव्स का हो गया, या जो एक टच मी नॉट वाला प्लांट होता है ना, या फिर उसमें ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स हो जाते हैं एकदम से, वो उसको टच करते हो तो आप गिर जाते हैं जो लीव्स होते हैं, तो दैट इज ड्यू टू द एंडोस्मोसिस। तो ये सारा कुछ जो है इट्स ऑल द इट इज़ ऑल ड्यू टू द एंडोस्मोसिस, सॉरी ऑस्मोसिस के थ्रू है। इसी तरीके से डिफ्यूज़न का भी रोल है। अब डिफ्यूज़न क्या करता है, डिफ्यूज़न लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूज़न। अब जो स्टोमेटा है, अगर हम डिफ्यूज़न की बात करें तो स्टोमेटा क्या कर रहा है, स्टोमेटा जो है वो जो भी पानी का लॉस है, पानी जो है उसको निकाल रहा है थ्रू वेपर्स फॉर्म में, वो डिफ्यूज़न वहाँ पे यूज़ हो रहा है ट्रांसपीरेशन के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, जिस टाइम पे एक प्लांट जो है वो सांस लेता है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर डिफ्यूज़न का यूज़ चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है ड्यूरिंग पैसिव सॉल्ट अपटेक, आयंस जो है, जो एक प्लांट आयंस को अब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज थ्रू द डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न की प्रोसेस है वहाँ पे। डिफ्यूज़न जो है वो वॉल की और इंटरनल टिश्यू को मॉइस्ट करके रखता है विद इन द सेल सब्सटेंस जनरली मूव बाय द डिफ्यूज़न। जो सब्सटेंसेस हैं उनकी मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न हो रही है, जो वाटर है उसकी मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस हो रही है। तो ये तो हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट की स्टोरी, ठीक है, कि पैसिवली प्लांट जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से अपने आप को कैसे कोई चीज़ों को रिसीव करता है, पानी को अब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स को अब्जॉर्ब करता है, ये तो हो गया वो, ठीक है। अब इसमें एक और जो चीज़ है दैट इज यस। अब इसमें दो टर्म्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर आती हैं। वन इज द टर्जिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। टर्जिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब देखो दोनों टर्म्स को समझना इम्पोर्टेंट है। अब होता क्या है कि जिस टाइम पे एक सेल को आप पानी में भिगो देते हो, ठीक है, पानी में आपने सेल को रख दिया, अब पानी इसके अंदर जा रहा है, पानी है ना, वो एंडोस्मोसिस के थ्रू जा रहा है अंदर, कंसंट्रेशन कम है या कैसे, तो पानी अंदर की तरफ एंटर कर रहा है। तो वो तब तक एंटर करेगा जब तक
कि इनका लेवल और इनका लेवल मेंटेन नहीं हो जाता। तो जैसे ये मेंटेन होगा तो क्या होगा, अंदर से जो सेल कंटेंट है, जो अंदर की बाकी ऑर्गेनेल्स हैं, वो भी पानी को ऑब्जॉर्व कर लिया उन्होंने, तो वो क्या करेंगी, वो यहाँ पे वो पूरी तरह से टर्जिड हो जाएंगी। टर्जिड का मतलब है वो पूरी तरह से फूल जाती हैं। तो जब वो टर्जिड हो जाएंगी तो इट विल एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द बाहर वाली साइड पे, ठीक है। और उसी तरीके से अब क्योंकि वॉल जो है, वॉल का भी प्रेशर है, तो इस तरीके से ये दोनों तरफ जो टर्गर प्रेशर एंड जो सेल वॉल का प्रेशर लग रहा है, दिस इज कॉल्ड वॉल प्रेशर, ठीक है। एंड जो अंदर से जो सेल अपना प्रेशर लगा रही है, दिस इज कॉल्ड द टर्गर प्रेशर। तो अब ये दोनों के दोनों प्रेशर जो है, वॉल प्रेशर इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर। तो जब ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स कि सेल जो है वो टर्जिड है। ये जब आप 10+1 में है ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, प्लांट फिजियोलॉजी का, तो वहाँ पे आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। बाकी ये है कि अभी आपको ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है जाने की। तो जब वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर इक्वल हो जाएंगे तो सेल पूरी टर्जिड हो गई, है ना। और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। अब टर्जिडिटी का मेन यही है कि टर्जिडिटी जो है एक तो मूवमेंट ऑफ वाटर की हेल्प कर रही फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जो पानी जा रहा है वो इसी टर्जिडिटी की प्रोसेस की वजह से जा रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर प्रॉपर शेप मेंटेन रहती है, सेल्स की शेप है पूरी प्रॉपर, हर एक सेल की शेप होती है, तो वो मेंटेन्ड फॉर्म में रहती है। फिर मूवमेंट ऑफ प्लांट सेल है, तो ये सारा कुछ किसकी वजह से, दैट इज ड्यू टू द टर्जिडिटी। अब फ्लैसिडिटी क्या होती है, ये क्या होता है कि जिस टाइम पे एक ऐसी कंडीशन जो टर्जिडिटी के इक्वल नहीं है, अपोजिट है, तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक कर जाती हैं। तो श्रिंक कब होगा, श्रिंक कब होगा, जिस टाइम पे वॉल प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू द टर्गर प्रेशर। तो उसने अपने आप ही वॉल प्रेशर ने बाहर की तरफ ज़्यादा लग गया, टर्गर प्रेशर कम हो गया, तो सेल्स जो है वो पिचक जाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों ही चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो है स्टोमेटल मूवमेंट के अंदर टर्जिडिटी बड़ी हेल्प करती है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर जैसे स्टोमेटा जो है वो ऐसे क्लोज हैं, ठीक है। अब स्टोमेटा ने खुलना है तो आसपास वाली सेल्स जो है, ये जो गार्ड सेल्स होती हैं, ये पानी को अब्जॉर्ब करती हैं, और पानी को अब्जॉर्ब करेंगी तो ये ऐसे जो है वो स्ट्रक्चर खुल गई ऐसे करके, तो स्टोमेटा ओपन हो गया, है ना। तो वहाँ पे भी ये जो टर्जिडिटी है ये हेल्प करती है उसके अंदर, कि वो सेल्स को पूरा टर्जिड होने में हेल्प करती है। तो ये तो था सारा स्टोरी की किस तरीके से ऑस्मोसिस होती है, किस तरीके से डिफ्यूजन होती है ना। अब इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आ रहा है, दैट इज द रूट प्रेशर। रूट प्रेशर है, बट उससे पहले हम ये पहले ट्रांसपोर्ट का टॉपिक पूरा खत्म कर लेते हैं। तो अब ये देखो कि ट्रांसपोर्ट के टॉपिक के अंदर जो पहले आपने पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट, अब ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इट इज द पैसेज ऑफ सब्सटेंस salt or iron from its lower to higher concentration through a living cell by the use of energy। ये आपको बड़ा ध्यान में रखना है कि इसके अंदर यूसेज ऑफ एनर्जी, कि सेल जो है कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, कई बार जो है हमें कोई सिंपल काम है वो अपने आप आराम से हो रहा है, बट कई बार जो है कुछ हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं उस चीज़ को पढ़ने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए, है ना। तो उसी तरीके से सेल का एक तो नॉर्मल है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, चलो जी चलते जाओ, बट कई बार जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाता है, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मतलब कि एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ द सेल इन ट्रांसपोर्ट। तो एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ द सेल में क्या है कि सेल जो है वो अपनी एनर्जी यूटिलाइज करेगी, और एनर्जी किस फॉर्म में होती है उसकी, एटीपी की फॉर्म में होती है, उसको वो यूटिलाइज करती है, ठीक है। तो वो हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें वही होता है कि जिस टाइम पे मान लो, अब ये बड़ा मतलब आपने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेना, बट फिर भी चलो मैं थोड़ा सा आउटलाइन इसकी दे देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी वो तो था ऊपर वाली साइड पे सिंपल पानी का कैसे जा रहे हैं कुछ है ना। जैसे कोई स्पेशलाइज्ड चीज़ है, ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज के सेल के अंदर एंटर करना है, तो यहाँ पे क्या होता है, सेल के पास रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो रिसेप्टर्स जो है यहाँ पे सेल अपनी एनर्जी यूज़ करती है, वहाँ पे एटीपी, मतलब उसके पास 3 फॉस्फेट्स होते हैं सेल के पास जो उसकी एनर्जी का काम करते हैं। तो अब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे जाएगा, और एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज होगा,
उस ग्लूकोज को आगे की तरफ भेजने पे। मतलब कि क्या हुआ, सेल ने अपना एटीपी लिया, एटीपी का मतलब 3 फॉस्फेट उसके पास आगे यहाँ पे जुड़ गए, जिसमें उसने एक फॉस्फेट को यूज किया उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को सेल के अंदर लेके जाने के लिए। तो जब एक मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट यहाँ पे लग गया तो बाकी क्या बच गया, एडीपी, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो इस तरीके से वो फिर एडीपी फिर से किसी फॉस्फेट को उठाएगा, फिर से यहाँ पे लगाएगा। तो ऐसे जो सेल है वो अपनी एनर्जी को यूज करती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। तो दिस इज कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको ज़्यादा डिटेल में अपने अपने इस सिलेबस में नहीं करना, ये हायर क्लासेस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ये टॉपिक मिलने वाला है कि कैसे ट्रांसपोर्ट, सोडियम पोटाशियम ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें जस्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि सेल इसके अंदर अपनी खुद की बनाई हुई एनर्जी जो उसने फूड से इकट्ठी हुई है उसको यूज करेगा। ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक वो चलता है, दैट इज द रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या होता है? अब रूट प्रेशर जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट में रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये जो है दिस इज रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर में क्या होता है कि रूट प्रेशर जो है दैट इज द इनवर्ड मूवमेंट। अब जिस टाइम देखो पानी अंदर की तरफ जा रहा है तो वो पुशिंग द सैप ऑफ वाटर प्लांट्स अपवर्ड थ्रू द, ऊपर की तरफ भेज रहा है उसको। अब देखो पानी जो प्लांट है उसकी रूट तो है नीचे, और जो ऊपर स्टेम है, स्टेम के ऊपर फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के ऊपर लीव्स, तो इतना कुछ है उस प्लांट के ऊपर। तो सेल का जो प्लांट रूट्स का मेन काम है कि एक जो लास्ट सेल है वहां तक भी वो सप्लाई भेजेगी। सेम उसी तरीके से जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो हमारी बॉडी का सेल्स का जो सबसे लास्ट सेल होगी, या फिर ये कह लो कि एक एक ऑर्गन की एक एक सेल के अंदर ब्लड सप्लाई जा रही है। कोई भी सेल ऐसी नहीं है जहाँ पे जो ऑक्सीजन वगैरह या कुछ भी है जो नहीं पहुँच रहा। ठीक है। तो उसी तरीके से सेल का भी मेन काम यही, प्लांट का भी यही काम होता है कि भैया मेरी एक एक सेल को जो है सब कुछ सप्लाई मिले। जैसे हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारी इतनी मदद करते हैं, हमें हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसी तरीके से रूट की भी यही एक जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाए। ठीक है। तो ये कैसे होगा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर। क्योंकि जो भी पानी उसके अंदर एंटर कर रहा है इट एक्सर्ट अ प्रेशर, तो उसी प्रेशर की एक्सर्ट होने की वजह से जो पानी है वो ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है, लास्ट तक जाता जा रहा है। तो अगर अगर इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि रूट प्रेशर का, जैसे कई बार हम सुबह उठते हैं ना, तो हम देखते हैं जो लीव्स होते हैं, ऐसे लीव्स हैं, तो लीव्स की मार्जिन्स के ऊपर ड्रॉप्स पड़ी होती हैं पानी की। तो वो जो ड्रॉप्स हैं वो कैसे आई, दैट इज ड्यू टू द रूट प्रेशर। क्योंकि पानी का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि यहाँ से जो उसकी ओपनिंग है लीव्स की, वहाँ से पानी बाहर की तरफ निकलता है। और उसके अलावा अगर आप देख सकते हो कई बार आप किसी सेल को इंजर, जैसे मान लो कि कोई स्टेम तोड़ी आपने, है ना, कोई रूट तोड़ी, तो वहाँ से जब वो उसको तोड़ते हैं तो वहाँ से भी कई बार जो है वाटर निकलता है। दैट इज अगेन वहाँ तक कैसे पानी पहुँचा, दैट इज ड्यू टू द रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर जो है वो सेल टू सेल ऐसे नज़र आता है और वो ऊपर तक जाएगा, पूरे सेल की लास्ट उस तक जाएगा विद द हेल्प ऑफ जाइलम। ठीक है। अब ये तो है रूट प्रेशर। ठीक है। अब रूट प्रेशर के बाद जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एसेंट ऑफ सैप। अब ये एसेंट ऑफ सैप में क्या है कि इट इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। इट इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ water along with of water plus dissolved minerals from roots to the tip of stem branches. And their leaves is called the ascent of sap. ठीक है। तो ये जो प्रेशर है, जो अपवर्ड मूवमेंट है, वो सारा वाटर या डिजॉल्व मिनरल्स की जो रूट्स से टिप ऑफ द स्टेम ब्रांचेस तक जा रही है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ सैप।
अब एसेंट ऑफ सैप के लिए कौन कौन सी जो मेन फोर्सेस हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है रूट प्रेशर, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जो एसेंट ऑफ सैप के अंदर हेल्प करती हैं। दीज आर द फैक्टर्स जो जो हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज कोहिशन। कोहिशन ऑफ व्हाट? कोहिशन ऑफ कोहिशन एंड एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो, जिस टाइम पे पानी ऊपर की तरफ जल रहा है तो जितने भी नीचे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं। एंड जो जाइलम होता है, जाइलम की अगर आपने 9th क्लास में स्ट्रक्चर पढ़ी हो, जाइलम के अंदर ट्रैकीज वेसल्स होते हैं, तो यहाँ से एक चैनल बन जाता है। तो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं, एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे एक लंबी चेन बनाते हैं। वो एडिशन उनके अंदर होती है, तो जिसकी वजह से वो अपने आप ही पानी कैपिलरी के थ्रू, कैपिलरी वाटर भी है जो इसके अंदर हेल्प करता है, तो वो ऐसे चैनल के थ्रू चलता जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद थर्ड जो आ गया ट्रांसपिरेशन पुल। मतलब एक साइड पे तो रूट प्रेशर तो क्रिएट हो गया, फिर उसके बाद पानी भी, पानी के मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, फिर उसके बाद ट्रांसपिरेशन पुल हो गया। अब ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, जितना ज़्यादा पानी ऊपर की तरफ जाता जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, तो एक पुल क्रिएट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक प्लांट के ऊपर एक, जैसे मान लो कि हम कुएं में से पानी निकालते हैं, तो पुल होता है हमारा, जिसकी वजह से वो पानी ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ऐसे ही जो ट्रांसपिरेशन है, वो वाटर लॉस कर रहा है। वहाँ पे जो लीव्स होते हैं, लीव्स हैं, तो वहाँ से तो लगातार पानी बाहर की तरफ जाए जा रहा है, तो वो एक खींच रहा है उसको, पानी को ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो जब वो पानी को ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो इट मीन कि पानी अकेला नहीं आ रहा, उसके साथ डिजॉल्व पार्टिकल भी आ रहे हैं। डिजॉल्व पार्टिकल जहाँ जहाँ पे उनको पहुँचना है वहाँ वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि एसेंट ऑफ सैप होता है, ठीक है जी। ये तो हो गया एसेंट ऑफ सैप। अब उसके बाद एक और टॉपिक जो है वो इसके अंदर आता है, दैट इज द डिसेंट ऑफ सैप। हाँ जी, अब देखिए डिसेंट ऑफ सैप में क्या है। अब देखो, पानी की जरूरत ऊपर थी, पानी ऊपर पहुंच गया, डिजॉल्व मिनरल पहुंच गए, सारा कुछ है। अब जब फूड बन गया, अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर फूड भी तो बनेगा ना, तो क्योंकि मिनरल्स की जरूरत तो तभी है। अब जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारे फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो मान लो ये कह लो कि जो लीव्स हैं वो क्या करते हैं, वो किचन ऑफ द प्लांट है। जैसे हमारे घर के अंदर खाना एक जगह पे बनता है, किचन में बनता है, और किचन के बाद वो खाना सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, डाइनिंग टेबल पे पहुंचता है वो खाना, है ना। तो वो क्या है, दैट इज द, मतलब फूड बन गया, सप्लाई भी हो गई। और यही चीज़ कि अब जैसे फूड बन गया, लीव्स ने फूड बना दिया, मटेरियल उसके पास था, सारा कुछ था, उसने अपने किचन में फूड बना दिया। अब वो जो फूड है वो क्या होगा, वो ड्यू टू जो है फ्लो डाउन, वो नीचे की तरफ फ्लो डाउन होगा उस फूड का, ठीक है। वो नीचे की तरफ फ्लो डाउन होता है, दैट इज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से वो फूड नीचे की तरफ जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द डिसेंट ऑफ सैप। तो उससे क्या हुआ, प्लांट को पानी मिल गया ऊपर, और प्लांट ने अपना फूड तैयार किया। उसके बाद लीव्स में से फूड तैयार होके वो फिर जगह जगह से पे, जहाँ जहाँ पे उसको फूड को पहुँचना है, विद द हेल्प ऑफ डिसेंट ऑफ सैप, वो पानी, वो फूड जो है वो वहाँ पे सप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो प्लांट एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स है। बाकी अब इस टॉपिक के साथ ये जो हमारा चैप्टर है एब्जॉर्प्शन बाय रूट, ये खत्म हो रहा है। नियर अबाउट 1 आवर का ये चैप्टर बन गया आपका। तो अब इस चैप्टर के साथ साथ आप सब इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर इन केस कोई डाउट अगर आपको आता है या कुछ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन जो है दैट इज़ माय पावर। मुझे लगेगा कि मेरे स्टूडेंट्स को अच्छा लगा ये मेरा टॉपिक। और मैक्सिमम शेयर कीजिए, और बस यही है, मैक्सिमम शेयरिंग और मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।